जुड़ चुके हैं अंशु जोशी जी, जो कि जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में प्रोफेसर हैं। अंशुल मैम, ये युद्ध फैलता जा रहा है, इस युद्ध की आड़ में कहें या फिर इस हालात का फायदा उठाते हुए कहें, तो हमने देखा कि ताइवान के चारों तरफ चाइना के करीब 26, कहीं खबर पढ़ रहा था मैं कि 26 वॉरशिप वहां पे तैनात कर दिए गए हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान पे कई सारे मिसाइलें दाग चुका है। तो इन सारे डेवलपमेंट को कैसे देखा जाए? देखिए, हम लगातार देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में हमने पूरे विश्व में अलग-अलग जगह कॉन्फ्लिक्ट्स के नए थिएटर्स खुलते हुए देखे। पहले रशिया-यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, तब जबकि एक्सपर्ट्स ये मानते थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि आज के समय में कैसे कोई देश युद्ध कर सकता है। तब जबकि हमें आधुनिक तकनीकों की दुनिया में रहते हैं, हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में रहते हैं, पर युद्ध हुआ। इसके बाद हमने पश्चिम एशिया में इजराइल वर्सेस हमास का ये एक नया युद्ध का थिएटर खुलता हुआ देखा। फिर हमने देखा कि कैसे अमेरिका और ईरान के बीच में एंगेजमेंट हुई, कैसे युद्ध शुरू हुआ पिछले साल 12 दिन का। अभी हमने देखा कि फिर अमेरिका ने अटैक किया और इस बार का जो इरादा है वो ये कि ईरान में रिजीम चेंज कराना है। इसके अलावा लगातार हिंद प्रशांत क्षेत्र में हम चीन और ताइवान के बीच गहमा-गहमी देख रहे हैं। और अभी जो आप खबरें बता रहे हैं, बिल्कुल इस पर मेरी भी निगाह है कि किस तरह से वॉरशिप्स जो है वो ताइवान के आसपास तैनात है। पर मुझे नहीं लगता कि चीन इस वक्त किसी प्रकार का कोई हमला करेगा, क्योंकि 80% के करीब ऑयल एंड गैस जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सीधे चीन तक पहुंचता है। और अभी बड़ी मुश्किल के हालात हम देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से, यदि हम देखें तो, क्योंकि उसको चोक करने से एशिया के जो तमाम देश हैं, जिसमें कि हमसे ज्यादा डिपेंडेंसी इस रास्ते से तेल और गैस की चीन पर है, जापान पर है, कोरिया पर है, और वो प्रभावित होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ऊर्जा सुरक्षा के ऐसे संकट के समय मुझे नहीं लगता कि चीन इस तरह से कुछ अफोर्ड कर पाएगा। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल एक यहाँ पर भी स्थितियां बनी हुई हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हम बिल्कुल देख ही रहे हैं कि किस तरह से अटैक्स लगातार हो रहे हैं एक दूसरे की तरफ से। और इसमें फिर जब हम दूसरे तार पश्चिम एशिया के जोड़ लेते हैं तो फिर और स्थिति विकट होती हुई नजर आती है। पर मैं अपने को पैनलिस्ट्स को सुन रही थी और मैं यहाँ एक बिंदु जोड़ देना चाहती हूँ कि अपने आसपास की इस उथल पुथल के दौर में मुझे बहुत गर्व है कि मैं भारतीय हूँ, क्योंकि भारत सरकार ने, भारत ने अपनी आंतरिक सुरक्षा को, अपनी ऊर्जा सुरक्षा को, अपनी मानवीय सुरक्षा को अक्षुण्ण रखा है। लगातार यहाँ अफवाहें फैलाई जा रही थी कि एलपीजी खत्म है, तब जबकि हमारी 31.3 एमएमटी की जो खपत होती है उसके अधिक कंपेयर वीज़ावी हम देखें तो हमारे पास 100 मिलियन बैरल के स्टॉक्स हैं। और रशिया हमको अतिरिक्त स्टॉक्स देने के लिए तैयार था, G7 के देश तैयार हैं। और इसके अलावा 2 हमारे जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान ने अलाउ कर दिए, वो कल पहुंच गए हैं। तो हमारे पास लगातार अपनी एलपीजी की जो सप्लाई है वो आ रही है, और इसको हमने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुरक्षित रखा है, डाइवर्सिफाई रहता है कि हाँ, दरअसल इन सब में क्या होता है कि जब एक्सटर्नल फैक्टर बीच में आता है तो हम लोग घरेलू मोर्चे पे तैनाती तो करते हैं, अच्छे से व्यवस्थित कर रहे हैं, लेकिन उसकी एक सीमा हो जाती है, क्योंकि बहुत हद तक चीज़ें जब लंबे समय तक लड़ाई खींचेगी तो कई सारे फैक्टर हैं जिस पर हमारा कोई काबू यहाँ पर रहेगा नहीं। आरती टिक्कू सिंह, मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊँ, आपको क्या लगता है कि ये वॉर ईरान से आगे बढ़ कर के फैलेगा या फिर चीन या पाकिस्तान के सिर्फ पोस्चरिंग है? देखिए लक्ष्मण जी, दुनिया एक बहुत ही क्रिटिकल जंक्चर पे है और इस टाइम पे वो कहते हैं ना, सब अपना इसमें हाथ धोने की कोशिश करेंगे, बहती गंगा पे हाथ धोना। तो सब अपने अपने इंटरेस्ट देख रहे हैं। अफगानिस्तान देख रहा है कि अमेरिका अब कई सारे फ्रंट्स पे स्ट्रेच हो चुका है, सबसे बड़ा सुपर पावर। एक टाइम पे मतलब एक किसी वॉर में एंगेज होता था, लेकिन इस वक्त उनका यूक्रेन भी चल रहा है, गाजा भी चल रहा है, और ये ईरान भी चल रहा है, इजराइल भी चल रहा है, और कई सारे देश जो है छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स। और खासकर हमें मालूम है कि अफगानिस्तान, तालिबान तो ड्यूरेंट लाइन को मानता ही नहीं है, और वो भी इसमें कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट देखने की कोशिश करेंगे। इसलिए पाकिस्तान को मुझे लगता है कि वो वल्नरेबिलिटी है तालिबान हुकूमत से। वैसे ही ताइवान को लेकर चाइना ने हमेशा कहा है कि वो वन नेशन है और उसको इंडिपेंडेंट मानते नहीं है। तो वहां पे भी मुझे लगता है कि सब इस वक्त, चूंकि दुनिया, इनफैक्ट मैंने शुरू में, आपको याद होगा कई कुछ महीनों पहले ही मैंने कहा था कि हम ये वर्ल्ड वॉर 3 वाली सिचुएशन में है। अब बोल नहीं रहे, इसको ऑफिशियली कोई डिक्लेयर कर नहीं रहा है, बट साइमल्टेनियसली 3 बड़े वॉर्स चल रहे हैं। और इसमें कहीं लग नहीं रहा है कि कहीं रुकावट हो रही या कोई रोकने की कोशिश कर रहा है, उल्टा इसमें और ज्यादा प्लेयर्स जुड़ रहे हैं।
अब सवाल और ये ज्यादा है प्लेयर कि जुड़ रहे हैं और ज्यादा लामबंद करने की कोशिश की जा रही है। ट्रम्प जब कहते हैं कि भाई सब लोग साथ में आइए और मिल करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम खोलें, तो बिल्कुल एक तरीके से दुनिया को पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग हमारे साथ आ जाओ, भले कुछ लोग उनके साथ हो। तो ये वाकई आपने सही कहा कि ये वर्ल्ड वॉर 3 कोई घोषणा नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ वैसे ही हालात यहाँ पे बन चुके हैं। शंकर प्रसाद साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस हालात को? चूंकि ये सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, जैसा कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ताइवान के आसपास चीन का डेरा डाला जाना, अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का हमला किया जाना। ये सवाल बड़ा अजीब और गरीब है। देखिए, इस समय हमें ये समझना चाहिए कि सारा विश्व लड़ाई में है। लड़ाई केवल एक ही नहीं होती है कि हथियार से मार रहे हैं। लड़ाई आपकी टैरिफ की हुई है, लड़ाई आपकी ग्लोबल वार्मिंग की हो रही है, लड़ाई आपकी इकोनॉमिक की शुरू हो गई है। सब जगह हर एक चीज़ इकोनॉमिक्स पर डिपेंडेंट है। और इसके साथ साथ एक सवाल अपने आप को पूछना बहुत ज़रूरी है। इस लड़ाई में सब हार रहे हैं, कोई व्यक्ति कोई कंट्री जीत नहीं, लेकिन इस लड़ाई में एक चीज़ है वो जीत रही है, और वो क्या है? आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स। आर्म मैन्युफैक्चरर्स वर्ल्ड वाइड आर विनिंग दिस वॉर। आपने तो कुछ दिन पहले देखा, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स को बुला के कहा अपनी सर्च कैपेसिटी बढ़ाइए, अपने और हथियार बनाइए। इससे ये हुआ है कि पूरे विश्व के अंदर, चाहे यूरोपियन देश देखें, नेटो देखें, कोई देखें, सब जगह के डिफेंस बजट्स इंक्रीज हो रहे हैं। यूके का बजट इंक्रीज हो गया, जर्मनी, फ्रांस, पूरे नेटो का बजट। इससे क्या होगा? अगर आपका डिफेंस बजट इंक्रीज हो रहा है, पैसा तो उतना ही होगा ना एक देश के पास खर्च करने के लिए। वो परसेंटेज अगर डिफेंस में आप ज़्यादा खर्च करेंगे तो बाकी जगह उसका फ़र्क पड़ेगा। आप एक यूके का एग्जाम्पल ले लीजिए। यूपी में देखिए, यूके के अंदर आज कितना मारामारी हो रही है, किस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ गया, खाने पीने की इल्लत हो रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, उनकी जो क्या कहते हैं हेल्थ सर्विसेज वो ख़राब हो गई हैं। सो दिस इज़ हैविंग एन इफेक्ट इन एवरी कंट्री। तो हर एक जगह डिफेंस बजट बढ़ रहा है, आर्म्स बिक रहे हैं, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मारपीट हो रही है। इसी वजह से एक पैनलिस्ट ने बड़ा अच्छा कहा कि वी आर वेरी प्राउड टू बी इंडियंस टुडे। वी आर वन कंट्री हु आर कंसिस्टेंटली सेइंग दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। और सबसे बड़ी बात आपको बताने वाली ये है कि क्यों नहीं विश्व भारत से सीख रहा। भारत का एक ऑब्जेक्टिव है कि वी वांट टू हैव अ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अगर हम सिंदूर को 3 दिन से ज़्यादा चलाने की कोशिश करते, नो डाउट वी वुड कॉज मोर डैमेज टू पाकिस्तान। पर उससे क्या होता? पाकिस्तान भी हम पर को डैमेज करता। वी वुड हैव शिफ्टेड फ्रॉम आवर एम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द बेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड टू गेट टू द थर्ड पोजीशन। हमारी इकोनॉमी में फ़र्क पड़ता। हमारा टास्क था टेररिस्ट कैंप्स को डिस्ट्रॉय करना। टेररिस्ट कैंप्स को 1.5 दिन में डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके बाद युद्ध विराम हो गया, वापस आ गए। अब हमें और कोई करने की ज़रूरत नहीं है। भारत के अंदर कोई नुकसान नहीं हुआ, एक बिल्डिंग नहीं टूटी, पाकिस्तान के अंदर सिविलियन एक नहीं मरा। उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स को ख़त्म किया जिससे उनकी वॉर वेजिंग मशीनरी कम हो जाए। 3 दिन में युद्ध ख़त्म हो गया। टाइम फ्रेम था, एम क्लियर था, टेररिस्ट कैंप्स को बर्बाद करना, कर दिया। उसके बाद उन्होंने रिस्पॉन्स दी तो उनके हमने जो स्ट्रेटेजिक टारगेट थे, रडार थे, एयरफील्ड से, न्यूक्लियर फैसिलिटी, उसको बर्बाद कर दिया तुरंत। उसके बाद सीज फायर हो गया। ये बात क्यों नहीं दुनिया की समझ में आ रही? भारत ने एक अच्छा एग्जाम्पल वर्ल्ड के सामने रखा है आज कि यूक्रेन लड़ाई का तो कोई अंत नहीं दिख रहा, गाजा लड़ाई का कोई अंत नहीं दिख रहा, लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ कोई अंत नहीं दिख रहा, हूती के साथ कोई अंत नहीं दिख रहा, ईरान में कोई अंत नहीं दिख रहा। तो इसको कौन समझाएगा? लगातार हम कह रहे हैं कि भाई दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। आप पीस की बात कीजिए, आप डेवलपमेंट की बात कीजिए। और आज के ज़माने में दी वर्ल्ड इज हाईली इंटरडिपेंडेंट। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा कि भारत ने जो महीनों पहले दी है, उस लाइन को क्यों नहीं दुनिया सीख रही है कि अब युद्ध का समय ये नहीं रहा, जरूरत पड़ी तो टारगेट अचीव किया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत वापस आ गया। अब लंबा खिंचता तो दोनों तरफ का नुकसान होता है। इसी तरह के अगर किसी को नुकसान, कोई युद्ध करना भी है तो आपको टारगेट रखना, हमें नुकसान क्या करना है। इस तरह की हमें तख्ता पलट कर देना है, उसका अस्तित्व मिटा देना है, ऐसा तो होता नहीं है प्रैक्टिकल में। यही अगर लंबे तौर पर आप खींचेंगे। और आपने बड़ा सही कहा कि हो क्या रहा है, डिफेंस कंपनियों को फायदा हो रहा है। जो पैसा एजुकेशन पे खर्च किया जाना चाहिए था, जो पैसा हेल्थ सिस्टम पे खर्च किया जाना चाहिए था, जो पैसा गरीबों को अनाज देने के लिए खर्च किया जाना चाहिए था, उस पैसे से हम बम फोड़े जा रहे हैं। और फिर हम अपने आप को कह रहे हैं कि हम तो जी नोबेल शांति पुरस्कार के दावेदार यहाँ पर है।